सोचिए, आज से करीब 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर बना जो आज भी साइंस और लॉजिक के लिए एक चुनौती है। एलोरा का कैलाश मंदिर। ये एक ऐसी रचना है जो सदियों से देखने वालों को हैरान करती आई है। एक ऐसा रहस्य जो पत्थर में तराशा गया है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं इस मंदिर के साइज से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग पहेली है। ये कोई ईंट या पत्थर जोड़कर बनाई हुई इमारत नहीं है। नहीं, ये पूरा का पूरा विशाल ढांचा एक ही ठोस चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसे बनाने के लिए करीब करीब 2 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज के जमाने में इतने पत्थर को ढोने के लिए 11,000 से ज्यादा ट्रकों की जरूरत पड़ती। और इसे बनाने का तरीका भी उतना ही हैरान करने वाला था। इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक बार जो पत्थर कट गया सो कट गया, उसे वापस जोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर ये बना कैसे? क्या ये कोई दैवीय चमत्कार था? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया होगा, लेकिन दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां हथौड़े और छेनी जैसे बहुत ही साधारण औजारों के इस्तेमाल के पक्के सबूत मिले हैं। देखिए, कैलाश मंदिर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उस कला का सबसे बेहतरीन नमूना था जिसे भारत में 1000 साल से भी ज्यादा समय से निखारा जा रहा था। यह उस परंपरा की सबसे ऊंची चोटी थी जिसने आगे चलकर मंदिर बनाने की कला को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। ये सफर शुरू हुआ था 3री सदी ईसा पूर्व की साधारण बराबर गुफाओं से, जो 2री सदी में अजंता की खूबसूरत गुफाओं के रूप में और विकसित हुईं। 5वीं सदी आते आते एलिफेंटा की विशाल मूर्तियां बनने लगीं और 7वीं सदी तक तो महाबलीपुरम में पूरी की पूरी इमारतें एक ही चट्टान से तराशी जाने लगी थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुनर और बड़ा होता गया, जिसका आखिरी और सबसे शानदार रूप था कैलाश मंदिर। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। इस मंदिर को किसने बनाया और सबसे जरूरी, कितने समय में बनाया? ये सवाल एक लंबी ऐतिहासिक बहस का कारण बन गया। सारी समस्या की जड़ ये थी, पुराने ताम्रपत्रों के हिसाब से इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णराज प्रथम ने बनवाया था। लेकिन उनका राज तो सिर्फ 18 साल का था। अब इतने कम समय में इतना बड़ा, इतना विशाल मंदिर, ये तो मतलब सुनने में ही नामुमकिन लगता है। और इसी सवाल ने इतिहासकारों को 2 टीमों में बांट दिया। एक तरफ थे जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हर्मन गोइट्स, जिनकी थ्योरी थी कि यह काम धीरे धीरे हुआ। उनका मानना था कि मंदिर में जो 10 अलग अलग तरह की कला शैलियां दिखती हैं, वो इस बात का सबूत है कि इसे बनाने में 500 साल और 8 अलग अलग राजा लगे। और दूसरी तरफ थे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर, जिनका दावा एकदम अलग था कि ये एक ही राजा के दौर में सिर्फ 12 सालों में पूरा हुआ एक तेज और फोकस्ड प्रोजेक्ट था। और फिर M.K. धावलेकर ने कुछ ऐसे जबरदस्त सबूत सामने रखे जिसने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दी और ये साबित कर दिया कि ये सच में एक 12 साल में बनी उत्कृष्ट कृति थी। कहानी शुरू होती है एक जंग से, जब राजा कृष्णराज प्रथम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चालुक्य वंश को हराया, तो उन्होंने पट्टडकल में उनका शानदार विरूपाक्ष मंदिर देखा। वो उस मंदिर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि वो उससे भी बड़ा, उससे भी भव्य और उससे भी अविश्वसनीय मंदिर बनाएंगे। उनका आइडिया सच में बहुत ही शानदार था। उन्होंने युद्ध में हारे हुए चालुक्य आर्किटेक्ट्स और मूर्तिकारों को इकट्ठा किया। इन कारीगरों में दक्षिण भारत की एक और महान शक्ति पल्लव वंश के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। और फिर उन्होंने इन दोनों ग्रुप्स को दक्कन के अपने राष्ट्रकूट कारीगरों के साथ मिला दिया। ये उस जमाने की एक ड्रीम टीम थी, जिसमें 3 महान राजवंशों का हुनर एक साथ काम करने वाला था। इस टीम में हर किसी की अपनी एक खास कला थी। कांचीपुरम के पल्लव और बदामी के चालुक्य कारीगर मुश्किल से मुश्किल डिजाइन और जीती जागती मूर्तियां बनाने में माहिर थे। वहीं राष्ट्रकूट कारीगर अपने इलाके की बेसॉल्ट चट्टानों को काटने और बड़े पैमाने पर खुदाई करने में बेजोड़ थे। तो जब इन तीनों का ज्ञान, अनुभव और कला एक साथ मिले, तो जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन हो गया। और बस यहीं पर गुएट्स की 500 साल वाली थ्योरी का जवाब मिल गया। मंदिर में जो अलग अलग आर्ट स्टाइल्स मिले थे, वो अलग अलग समय के नहीं थे, बल्कि एक ही समय पर काम कर रही अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड वाली टीमों के थे। तो अब सवाल ये है कि आखिर इन वास्तुकारों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे ये काम इतनी तेजी से पूरा हो सका?
उनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था, जिसे टॉप डाउन मेथड कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने सही चट्टान चुनी, फिर उन्होंने मुख्य मंदिर के चारों ओर 3 बहुत बड़ी खाइयां खोदी। इससे बीच में मंदिर के आकार का एक बड़ा चट्टानी हिस्सा अलग हो गया, जिसे फिर उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर तराशना शुरू किया। और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों को सटीकता से अलग करने के लिए उन्होंने एक कमाल की लेकिन बहुत ही सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल किया। कारीगर चट्टान में एक लाइन में छेद करते, उनमें कसकर सूखी लकड़ी की कीलें ठोक देते और फिर उन पर पानी डालते। लकड़ी धीरे धीरे पानी सोखकर फूलती, जिससे अंदर एक जबरदस्त दबाव बनता। ये दबाव इतना ताकतवर होता था कि वो कठोर बैसाल्ट चट्टान को ठीक उसी लाइन पर चटका देता जहां कारीगर चाहते थे। धवलीकर का अनुमान है कि खाई खोदने का काम और मंदिर के नक्काशी का काम दोनों साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही चट्टान का ऊपरी हिस्सा अलग हुआ, एक टीम ने उसे तराशना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी टीम नीचे खाई खोदती रही। इसी पैरेलल वर्किंग की वजह से ये विशाल प्रोजेक्ट लगभग 12 साल में ही पूरा हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि मंदिर कैसे बना, लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। वो जो 2 लाख टन पत्थर मंदिर बनाने के लिए काटा गया था, वो आखिर गया कहाँ? आज तक उसके मलबे का कोई निशान क्यों नहीं मिला? अब देखिए, इसके बारे में कुछ थियरीज तो हैं, पर पक्का सबूत किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि उन पत्थरों का इस्तेमाल पास की दूसरी इमारतों या सड़कों को बनाने में कर लिया गया हो, या उन्हें पास की घाटियों में फेंक दिया गया हो। एक थियरी ये भी है कि पत्थर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में निकाले गए थे, जो 1300 सालों के दौरान धीरे धीरे घिसकर मिट्टी में ही मिल गए। कैलाश मंदिर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, जिसे हम कभी कभी नामुमकिन मान लेते हैं। वो असल में हमारी समझ की कमी होती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में और न जाने कौन कौन सी ऐसी शानदार कलाकृतियां छिपी हैं जो बस हमारे द्वारा समझे जाने का इंतजार कर रही हैं।